नमस्ते बच्चों। आज हम लोग इकाई 14 के अभ्यास प्रश्न करने जा रहे हैं। ठीक है, सभी तैयार हो? इकाई 14 के अभ्यास प्रश्न आज हम लोग करेंगे। तो जो अभ्यास प्रश्न है उसमें से जो सही विकल्प चुनना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, सही मिलाप करना है, यानी स्तंभ का और ख को मिलाना है, वे सब आप स्वयं करोगे। ठीक है, आज हम क्या करेंगे? आज हम प्रश्न उत्तर करेंगे। तो सभी अपने नोटबुक लेकर तैयार हो जाइए। हम लोग क्या करते हैं? अपने प्रश्न उत्तरों को शुरू करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न जो इकाई 14 का प्रकाश, उसमें से जो हम लोग प्रश्न उत्तर कहां से शुरू हो रहे हैं? चौथे प्रश्न से शुरू हो रहे हैं। तो चौथा प्रश्न लिखिए। प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? दो प्राकृतिक तथा दो मानव निर्मित प्रकाश स्रोतों के नाम लिखिए तथा उनकी विशेषताएं बताइए। तो हमें इसमें क्या करना है कि प्रकाश स्रोत जो है वो किसे कहते हैं और दो प्राकृतिक तथा दो मानव निर्मित प्रकाश स्रोतों के नाम लिखना है और साथ ही साथ क्या करना है, उनकी विशेषताएं भी बतानी है। तो प्रश्न लिख लिया। अब उत्तर देखिए। प्रकाश स्रोत क्या है? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? प्रकाश स्रोत जिन साधनों से, लिखिए, जिन साधनों से हमें प्रकाश ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा प्राप्त होती है, प्रकाश ऊर्जा प्राप्त होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या कहेंगे? प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब जो है आपसे क्या पूछा है अगला सवाल उसी में, कि प्राकृतिक स्रोत पूछ रखे हैं, है ना? प्राकृतिक स्रोत। तो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत आप ऐसे कीजिएगा, ऊपर लिखकर एक रेखा खींच दीजिए, उसके बाद लिखिए क्या है प्राकृतिक। ऐसे प्रकाश स्रोत जो हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। और उसके उदाहरण आप लिख सकते हैं सूर्य, जुगनू और तारे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। ठीक है, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत जो हमें प्राकृतिक रूप से क्या देता है? प्रकाश प्रदान करता है, उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। और उसके उदाहरण हमने देखे, सूर्य, जुगनू, तारे, है ना? ये सब क्या है? प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत है। अब अगला क्या पूछ रखा है? कृत्रिम प्रकाश स्रोत, जिन्हें हम क्या कहते हैं? कृत्रिम प्रकाश स्रोत भी कहते हैं या मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। दोनों क्या है? दोनों एक ही है। ठीक है, कृत्रिम प्रकाश स्रोत या मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। इस तरह से इसको हेडिंग में लिखकर फिर इसकी उत्तर लिखते हैं। चलिए देखते हैं मानव निर्मित प्रकाश स्रोत क्या है। जिन प्रकाश स्रोतों का निर्माण जिन प्रकाश स्रोतों का निर्माण मनुष्य द्वारा किया जाता है, सभी लिखिए क्या है? जिन स्रोतों का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? मनुष्य के द्वारा किया जाता है। मनुष्य के द्वारा किया जाता है, उन्हें मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं, है ना? उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। अब उसके उदाहरण लिख लीजिए क्या क्या है, जैसे दीपक, लालटेन, विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइट आदि।
तो आपसे दो दो उदाहरण पूछे हैं ना, दो मानव निर्मित और दो प्राकृतिक। तो आप इसमें से कोई भी दो उदाहरण आप लिख सकते हैं। ठीक है, अभी आप क्या कीजिए, सारे उदाहरण लिख लीजिए। जब जब आपसे कोई तीन पूछे, दो पूछे, तो उसके हिसाब से आप लिखना काफी है। चलिए अब पांचवा प्रश्न देखिए। अपने आसपास दिखाई पड़ने वाली, अपने आसपास दिखाई पड़ने वाली वस्तुओं में, अपने आसपास दिखाई पड़ने वाली वस्तुओं में से दीप्त तथा अदीप्त वस्तुओं को छांट कर लिखिए। अपने आसपास दिखाई देने वाली यानी दिखाई पड़ने वाली वस्तुओं में से दीप्त और अदीप्त वस्तुओं को छांट कर लिखिए। तो दीप्त वस्तुएं आपको पता है ना, जिसमें क्या होती है, स्वयं का प्रकाश होता है। और अदीप्त वस्तुएं क्या है, जिसमें जो प्रकाशित नहीं होते। तो जब आप उत्तर लिखोगे तो आप कैसे लिखोगे, पहले यहाँ पर दीप्त वस्तुएं लिख दीजिए, एक रेखा खींच देना, यहाँ पर अदीप्त वस्तुएं, और उसके उदाहरणें आपको लिखना है। ठीक है, या उत्तर आप अपनी तरफ से भी उदाहरण लिख सकते हो। दीप्त वस्तुएं देखते हैं क्या क्या है। जुगनू, सूर्य, तारे, टॉर्च, लालटेन, विद्युत बल्ब। ये सब क्या है, ये सब दीप्त वस्तुएं है ना। जुगनू, सूर्य, तारे, टॉर्च, लालटेन, विद्युत बल्ब, दीपक। और क्या है, दीपक। और आप अपनी तरफ से बहुत सारे उदाहरण और भी लिख सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं अदीप्त वस्तुएं क्या क्या है। उदाहरण देखिए, कुर्सी, मेज, चंद्रमा। चंद्रमा आपको पता है ना क्या है, अदीप्त है। दर्पण, चारपाई, ईट, बैग, है ना। बहुत सारे उदाहरण आप इसमें लिख सकते हो। तो दीप्त और अदीप्त वस्तुओं के उदाहरण। ठीक है, तो ये क्या है, दीप्त और अदीप्त वस्तुओं के उदाहरण है। चलिए अब इसको पूरा करने के बाद अपना छठवां प्रश्न लिखिए। सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, पारदर्शी, पारभासी तथा अपारदर्शी वस्तुओं की परिभाषा लिखिए। पारदर्शी, पारभासी तथा अपारदर्शी वस्तुओं की परिभाषा लिखिए। अपने आसपास दिखाई पड़ने वाली वस्तुओं में से, अपने आसपास दिखाई पड़ने वाली वस्तुओं में से पारदर्शी, पारभासी एवं अपारदर्शी वस्तुओं के नाम लिखिए। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें परिभाषा लिखना है ना। इसमें क्या लिखना है, परिभाषा लिखना है। और उसके बाद फिर क्या करना है, परिभाषा लिखने के बाद क्या करना है, इनके क्या देना है, वस्तुओं के नाम लिखना है। ठीक है, ये जो आसपास दिखाई पड़ने वाले पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी वस्तुओं के नाम लिखना है। तो उत्तर लिखिए। सबसे पहले हम क्या लिख रहे हैं, पारदर्शी। पारदर्शी, ठीक है। पारदर्शी क्या है, ट्रांसपेरेंट वस्तुएं, यानी पारदर्शी को क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट वस्तुएं। तो अब अंग्रेजी में भी उसके इस तरफ लिखकर रख लीजिएगा। ठीक है, तो क्या है, ऐसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश आर पार निकल जाता है ना। कैसे वस्तुएं, जिनसे टकराकर प्रकाश जो है आर पार निकल जाता है, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट वस्तुएं कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं,
उन्हें हम ट्रांसपेरेंट वस्तुएं यानी पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। अब उदाहरण जैसे स्वच्छ जल, स्वच्छ कांच, ग्लिसरीन आदि, ये सब क्या है? पारदर्शी के उदाहरण है। और भी आप ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी वस्तुएं लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये परिभाषा लिखने के बाद इसके उदाहरण को लिखना है। अगला देखिए, पारभासी। पारभासी क्या है? ट्रांसलूसेंट वस्तुएं। पारभासी वस्तुएं क्या है? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। तो क्या है ये? ऐसी वस्तुएं जिनसे होकर, क्या है? ऐसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश का केवल आंशिक भाग बाहर निकलता है। यानी ऐसी वस्तुएं जिनसे होकर क्या है? प्रकाश का कुछ ही भाग कहाँ निकलता है? बाहर निकलता है। उन्हें पारभासी यानी ट्रांसलूसेंट वस्तुएं कहते हैं। है ना, जिसमें से पूरा पूरा नहीं दिखता है, हल्का हल्का दिखता है। अब उसके उदाहरण क्या क्या है? उदाहरण जैसे तेल लगा हुआ कागज, है ना। कौन कौन से है इसके उदाहरण? जैसे तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, यानी ऐसे कांच होगा जिसमें क्या होगा, या तो ऐसा हल्का सा पेंट होगा या फिर घिसा होगा कि आपको साफ साफ दिखाई नहीं देगा, ट्रेसिंग पेपर आदि। ठीक है, ये उदाहरण लिख लीजिए। अब अगला, अपारदर्शी। अगला किसके बारे में बात कर रहे हैं? अपारदर्शी यानी ओपेक ऑब्जेक्ट्स, यानी अपारदर्शी वस्तुएं। कैसे वस्तुएं होती है अपारदर्शी? बोलिए। जी हाँ, ऐसी वस्तुएं। कैसे वस्तुएं होते हैं? ऐसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश बिल्कुल नहीं निकल पाता। है ना, कैसी वस्तुएं हैं? ऐसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश बिल्कुल निकल नहीं पाता है। ठीक है, बिल्कुल नहीं निकल पाता है। उन्हें अपारदर्शी क्या कहते हैं? उन्हें अपारदर्शी यानी ओपेक कहते हैं। अब उदाहरण लिख लीजिए। जैसे लकड़ी का टुकड़ा, धातु की चादर, दर्पण, दफ्ती आदि। इनसे क्या है? बिल्कुल भी क्या नहीं निकल पाता है? प्रकाश जो है बिल्कुल भी उनके आर पार नहीं निकल पाता है। ठीक है, अगर आप दर्पण को ऐसे ऊपर रख दो तो उसके नीचे क्या है? आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, लेकिन आप सामने खड़े रहो तभी दिखता है ना प्रकाश। तो दफ्ती आदि। आप और भी उदाहरण उसके लिख सकते हैं। चलिए, लिख लिया ना अपारदर्शी। अब जो है हम लोग सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न देखिए। सातवां प्रश्न देखिए, क्या है सातवां प्रश्न? किसी प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि प्रकाश किरणें सरल रेखा में गति करती है। आपको क्या बोल रखा है इसमें? कि किसी प्रयोग के द्वारा सिद्ध कीजिए कि प्रकाश किरणें जो है कैसी रेखा में चलती है? सीधी रेखा में चलती है। जो आपका चित्र 14.2 है ना, जो आपकी किताब में चित्र 14.2 है, वो क्या है? एक परीक्षण है जिसमें कि क्या सिद्ध किया गया है? कि प्रकाश जो है, प्रकाश की किरणें जो है सीधी रेखा में चलती है। अब हम उसी को जरा लिख रहे हैं। ठीक है, आप अपने हिसाब से भी याद करके पॉइंट वाइज आप उसको अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। देखिए क्या करना है उसमें हमें? समान आकार की तीन, क्या लेना है? समान आकार की तीन आयताकार दफ्ती का टुकड़ा, यानी एक ही समान आकार के होने चाहिए, तथा एक मोमबत्ती।
क्या लिया है उसमें, एक मोमबत्ती लिया, या फिर आप लिख सकते हैं लीजिए। ठीक है। दफ्ती के टुकड़ों को, अब क्या करना है, ये जो दफ्ती के टुकड़े ले रखा है, जो बोर्ड जो गत्ता का जो टुकड़े ले रखा है, दफ्ती के टुकड़ों को एक दूसरे के ऊपर रखकर उनके बीच छेद किया। तो क्या कर रखा है, उसके ऊपर हमने क्या कर दिया, छेद कर दिया। ठीक है, यानी एक के ऊपर एक रखकर छेद किया, ताकि वो छेद जो है एक ही जैसे बने, है ना। अलग अलग छेद करोगे तो अलग अलग जगह पर बनेगी। तीनों को एक साथ रखकर ऊपर एक गोला खींचकर क्या कर रखा है, एक साथ उसको छेद कर रखा है, ताकि तीनों छेद एक ही समान हो। फिर अगला क्या किया है, मोमबत्ती को जलाकर मेज पे रखा। अगला हमने क्या किया, मोमबत्ती को जलाकर मेज पर रखा। ठीक है, मोमबत्ती को जलाकर कहां पर रखा है हमने, मेज पर रखा। उसके बाद फिर क्या हुआ, दफ्ती के तीनों टुकड़ों का चित्र की भांति, क्या है, जैसे उसमें चित्र है ना। दफ्ती के तीनों टुकड़ों को चित्र की भांति क्या करना है, गीली मिट्टी की सहायता से सीधा खड़ा करके इस प्रकार रखा, यानी किसी भी तरह से, जैसे आपके चित्र जो है किसमें दे रखा है, 14.2 में दे रखा है ना, किसको क्या कर रखा है, सीधा कर रखा है ना, गीली मिट्टी से। तो मिट्टी की सहायता से सीधा खड़ा करके इस प्रकार रखा कि, कैसे रखा, इस प्रकार रखा कि तीनों टुकड़ों में बने छिद्र, तीनों टुकड़ों में बने छिद्र एक सरल रेखा में हो। तो कैसा होना चाहिए, जो तीनों रेखा में, तीनों जो टुकड़ों में जो बने हुए छिद्र है, वो कैसा होना चाहिए, एक सरल रेखा में हो। मोमबत्ती को इस प्रकार प्रथम टुकड़े के, यानी क्या किया, उसको प्रथम टुकड़े के सामने रखा, ताकि इसकी लो छिद्रों के सामने हो, यानी ऐसे रखा है कि सभी छिद्रों से लो क्या हमें हो, लो दिखे, सामने हो। फिर हम क्या करेंगे, अब अंतिम दफ्ती के टुकड़े के सामने नेत्र द्वारा, यानी हम लास्ट में जो दफ्ती लगा हुआ है उसके सामने हम क्या करेंगे, अपने आंखों से, है ना, नेत्र द्वारा मोमबत्ती के लो को देखा। फिर हमने क्या किया, हमने जो अंतिम जो दफ्ती के टुकड़े हैं उसके सामने लाकर मोमबत्ती के लो को हमने देखा। ये आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हो। ठीक है, ये कैसे कैसे परीक्षण किया। हम मोमबत्ती की लौ को अंतिम दफ्ती के टुकड़े के छिद्र द्वारा देख सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, जब हम अंतिम दफ्ती से देखते हैं तो हमें लौ दिखाई देता है ना। अंतिम दफ्ती से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, लौ को देख सकते हैं। अब क्या किया उसके बाद, अब बीच वाले टुकड़े को, तो पहले क्या था, एक ही सीध में था, फिर हमने क्या, तो हमें लौ दिख रही थी, है ना। अब दोबारा हम क्या करेंगे, अब बीच वाले टुकड़े को थोड़ा इधर उधर खिसकाया, हमने क्या कर दिया, बीच वाला जो टुकड़ा था उसको थोड़ा इधर उधर खिसका दिया। अब जब थोड़ा इधर उधर खिसका दिया तब क्या हुआ, अब मोमबत्ती की लो दिखाई नहीं देती है ना। जब हमने इधर उधर खिसका दिया तब क्या हुआ, मोमबत्ती की जो लो है वो दिखाई नहीं देती है। बीच की दफ्ती के टुकड़ों को क्या होता है, जो बीच की दफ्ती के टुकड़ों को थोड़ा इधर उधर खिसकाने पर, थोड़ा इधर उधर खिसकाने पर क्या होता है, सभी छिद्र, जो सभी छिद्र है उसके, जो सभी जो हमने जो उसमें छेद कर रखा है, सभी छिद्र एक सरल रेखा में नहीं रहती है ना। तो हमने देखा कि प्रकाश हमेशा हमेशा कैसा होता है, सरल रेखा में, यानी एक सीधी रेखा में क्या करती है, चलती है। तो जब हमने क्या कर दिया, इस दफ्ती को, है ना, हमने क्या कर दिया, इस दफ्ती को इधर उधर खिसका दिया,
तो सभी छिद्र जो है एक सरल रेखा में नहीं रहती है, जिससे मोमबत्ती के लो का प्रकाश बीच वाले दफ्ती के टुकड़े से नहीं निकल पाता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, प्रकाश जो है बीच वाले दफ्ती से नहीं निकल पाएगा। इसी कारण, तो किसके वजह से, इसके कारण क्या हुआ, मोमबत्ती की लौ दिखाई नहीं पड़ती है ना। इस कारण क्या हुआ कि जो मोमबत्ती की लौ जो है वो दिखाई नहीं पड़ती है। अतः, तो हमने क्या देखा इस परीक्षण में, अतः इस क्रियाकलाप से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश का गमन सरल रेखा में होता है। ठीक है, इससे क्या सिद्ध होता है कि जो प्रकाश है उसका गमन हमेशा कैसे होता है, सरल रेखा में होता है। तो ये जो आपका जो यह परीक्षण जो है 14.2 है ना, इसको आप ऐसा कीजिएगा कि स्वयं इसको पढ़िएगा और अपनी भाषा में आप इसको लिखिएगा कि किस तरह से, है ना, कि प्रयोग द्वारा सिद्ध करती है कि प्रकाश की किरणें कैसे होती है, हमेशा सरल रेखा में गति करती है। अब अगला प्रश्न देखिए, आठवां प्रश्न। छाया, प्रछाया तथा उपछाया से आप क्या समझते हैं? ठीक है, प्रयोग द्वारा इनमें अंतर स्पष्ट कीजिए। तो हम देखते हैं कि ये क्या है, छाया, प्रछाया और उपछाया से पहले हम क्या समझते हैं, और इसमें जो है प्रयोग द्वारा क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना है। तो उत्तर लिखिए, जब प्रकाश के बड़े स्रोत से, जब प्रकाश के बड़े स्रोत से अपारदर्शी वस्तु की छाया बनती है, क्या होता है, जब प्रकाश के बड़े स्रोत से अपारदर्शी वस्तु की छाया बनती है, तब यह छाया एक समान काली, क्या काली नहीं होती है, यानी डार्क नहीं होती है। इस छाया के दो भाग होते हैं। तो कितने भाग होते हैं इस छाया के, छाया का मध्य भाग जो अधिक काला होता है उसे क्या कहते हैं, प्रछाया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्रछाया कहते हैं। अम्ब्रा या उम्ब्रा भी बोलते हैं, अम्ब्रा कहते हैं। ठीक है, अम्ब्रा कहलाते हैं, वह प्रछाया कहलाता है। ये हमने आपको डिटेल में बताया है, तो इसको आप क्या कीजिएगा, जरा पढ़कर इस तरह से लिखिएगा। प्रछाया के चारों ओर का कम काला भाग, जो कम काला भाग होता है उसे क्या कहते हैं, उपछाया, यानी पेनोम्ब्रा कहलाता है। प्रछाया के चारों ओर जो कम काला भाग होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, उपछाया कहते हैं। ठीक है, उपछाया कहलाता है। तो आप क्या कीजिएगा, पहले आप इसको लिख लीजिएगा और उसके बाद फिर क्या करना है, आपसे क्या बोल रखा है कि जो है प्रयोग द्वारा इसकी ये सिद्ध कीजिए। तो आप वो जो टॉर्च वाला प्रयोग है उसको आप लिख सकते हो। ठीक है, अपनी ही भाषा में। जो चित्र 14.5 जो है, जो टॉर्च और गेंद का जो हमने प्रयोग किया था, उसको आप लिख सकते हो कि किस तरह से हमें जो है छाया, प्रछाया आदि हमें दिखता है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 9, प्रश्न 9 देखिए, सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण कब और चंद्र ग्रहण कब और कैसे लगता है, चित्र खींचकर समझाइए। तो इसमें क्या बोल रखा है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कब और कैसे लगता है, और चित्र खींचकर समझाइए। जो तो आप क्या करोगे, मैं पहले का उत्तर बताऊंगी और चित्र को क्या करोगे आप, चित्र को आप स्वयं बनाओगे। ठीक है, जो आपके किताब में जो चित्र दे रखा है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कौन कौन से है, कौन कौन से चित्र है, नौका, नौका जो चित्र है 14.6। ठीक है, क्या है, सूर्य ग्रहण है, उस चित्र को आप बनाओगे। उस दिन भी हमने आपसे कहा था बनाने के लिए, जिन्होंने बना लिया है वो कोई बात नहीं, बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक और प्रैक्टिस के लिए बना सकते हो। और जो चंद्र ग्रहण जो है 14.8, तो इन दोनों चित्रों को आप क्या करोगे, बनाओगे।
ठीक है। और अब हम देखते हैं क्या है ये। तो सबसे पहले सूर्य ग्रहण चित्र को बनाने, यानी आप पहले सूर्य ग्रहण लिखोगे, उसके बाद क्या करोगे, सूर्य ग्रहण का चित्र बनाओगे। और उसमें से आप और भी बहुत सारे पॉइंट्स को लिख सकते हो, ठीक है, अपने किताब में से पढ़कर और भी पॉइंट्स को लिख सकते हो। जब सूर्य के बाद उत्तर लिखिए। जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य, जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाता है, जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है, तब सूर्य ग्रहण लगता है। तब क्या लगता है, सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण सदैव अमावस्या के दिन लगता है। तो सूर्य ग्रहण कब लगता है, अमावस्या के दिन लगता है। इसको लिखकर क्या कीजिएगा, आप उस चित्र को बना लीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग चंद्र ग्रहण क्या है। उसके बाद क्या कीजिएगा, चंद्र ग्रहण लिखिएगा और उसके बाद उसके चित्र को बना दीजिएगा। चंद्र ग्रहण, तो चंद्र ग्रहण में कौन बीच में आता है, बताइए, पृथ्वी, है ना। हमेशा कौन आता है, पृथ्वी। और एक और बात याद रखिएगा कि पूर्णिमा के दिन होता है ना, पूर्णिमा के दिन होता है। ऐसे जरूरी नहीं कि हर पूर्णिमा और हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण हो, लेकिन जब भी होता है, कब होता है, पूर्णिमा में होता है ये चंद्र ग्रहण। तो उत्तर लिखिएगा, जब सूर्य और चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाती है, तब चंद्र ग्रहण लगता है। क्या लगता है, चंद्र ग्रहण लगता है। चंद्र ग्रहण सदैव पूर्णिमा के दिन आता है। तो चंद्र ग्रहण सदैव कौन सा दिन आता है, पूर्णिमा के दिन आता है, ठीक है। इस उत्तर को लिखकर आप क्या कीजिएगा, डायग्राम को यानी उस चित्र को भी बना दीजिएगा। तो हमने इस पाठ के इस इकाई के सारे प्रश्न उत्तर हमने क्या कर लिए हैं, पूरे कर लिए हैं। तो आप इन सब प्रश्न उत्तरों को अच्छे से पढ़कर याद कर कर आओगे, ठीक है, अच्छे से पढ़कर याद कर कर आओगे। और सारे चित्रों को आप क्या करोगे, अच्छे से लिख कर आओगे। तो आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों।